आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और इस चैनल पर आपको सभी विषयों से संबंधित वीडियो मिल जाते हैं। आज अपना कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी के रिवीजन टेस्ट का पूरा हल वीडियो है, जिसमें एक भी प्रश्न आपका छोड़ा नहीं गया है। पूरे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने जा रहे हैं। एक बार आप वीडियो देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको उत्तर समझ में आएँ, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, बस अच्छा लगता है कि आपको कुछ हमारे वीडियो से लाभ हुआ है। तो पहले वीडियो में हमने आपको सभी ओटी बता दी हैं। अब हम दूसरे वीडियो में आपको लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, जिसमें आपका 5वें नंबर का प्रश्न है, मोनेरा जगत के लक्षण लिखिए। तो मोनेरा जगत के लक्षण होते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है। इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ एमिनो अम्ल भी होता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो 6 में आपसे पूछा गया है, प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए। तो प्रोटीन के 2 कार्य लिखना है आपको इसमें। यह जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। वह सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। नंबर 2, प्रोटीन आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे क्या पूछा गया है। 7 में आपसे पूछा गया है, कोशिका की परिभाषा दीजिए। तो कोशिका आप सभी जानते हैं, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। जिस तरह से मकान ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में आता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत ग्रह क्यों कहते हैं, बिजली ग्रह क्यों कहते हैं, और ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं, पावर हाउस क्यों कहते हैं? तो इस तरह से यह प्रश्न आ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या विद्युत ग्रह या ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ये दोहरे आवरण से घिरी रचना होती है। इसमें कोशिका के भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा बन जाती है। मुक्त हुई ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित करके रख लिया जाता है, और जब आवश्यकता होती है तो ऊर्जा के रूप में इस एटीपी का उपयोग कर लिया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, सूत्री विभाजन को समय विभाजन क्यों कहते हैं? सूत्री विभाजन को समय विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि विभाजन के अंत में 2 ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। अतः सूत्री विभाजन को सम विभाजन कहते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। 10 में आपसे क्या पूछा गया है? 10 में आपसे पूछा गया है, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व लिखिए। तो अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? तो इसके कारण संततियों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है, और इस विभाजन के कारण जनक के समान ही कोशिकाएं पैदा होती हैं। इस विभाजन में जीन विनिमय होने के कारण नए गुण आ जाते हैं, जिसके कारण विभिन्नता पैदा होती है और विकास के अच्छे अवसर होते हैं।
तो यहाँ पर आप ध्यान दें, तीसरा जो पॉइंट है आपका, इसकी भाषा देख लेते हैं एक बार, सही से नहीं मिल रही है। इस विभाजन में जीन विनिमय होने के कारण संततियों में नए गुण बनते हैं, जिसके कारण विभिन्नता पैदा होती है, जिससे विकास के अवसर होते हैं। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या पूछा गया आपसे? लाइकेन क्या है, इसका उदाहरण देकर समझाइए। लाइकेन एक सूकायवत मतलब थैलोइड संयुक्त स्वपोषी एवं सहजीवी पादप है, जिनमें शैवाल तथा कवक घनिष्ठता पूर्वक जोड़कर एक ही जीव का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें शैवाल और कवक घनिष्ठता पूर्वक जुड़ करके एक ही जीव का निर्माण करते हैं। इनका शैवाल सदस्य फाइकोबायोन्ट तथा कवक सदस्य माइकोबायोन्ट कहलाता है। अब देते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। 12 में आपसे पूछा गया है विषम बीजाणुकता क्या है, समझाइए। पौधों में विभिन्न आकार, संरचना एवं कार्य वाले स्पोर बनने की प्रक्रिया विषम बीजाणुकता कहलाती है। इसके प्रमुख उदाहरण सिलेजनिला तथा मार्सिलिया हैं। इन पौधों में दो विभिन्न आकार वाले स्पोर बनते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे पूछा गया है कोशिका के 4 प्रमुख कोशिका अंगकों के नाम लिखिए और प्रत्येक के कार्य भी लिखिए। ठीक है, तो आप अपने मन से लिख दें जो भी हैं, यहाँ देख कर भी लिख सकते हैं आप। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका क्या कार्य है? कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करना। राइबोसोम, इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। गाल्जी काय, गाल्जी काय का क्या कार्य है? गाल्जी काय लाइसोसोम बनाता है। केंद्रक, केंद्रक का क्या काम है? यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है जो कोशिका के नियंत्रण का कार्य करता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। इसमें पूछा गया है आपसे, इसमें आपसे पूछा गया है प्रोटीन के नाम व कार्य। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन के नाम भी लिखना है और प्रोटीन के कार्य भी लिखना है। ठीक है, प्रोटीन के नाम भी लिखना है और प्रोटीन के कार्य भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन, प्राणीजन्य प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, ये हो गया आपका। और कार्य देख लो आप। पेशियों का निर्माण करती है, शरीर की वृद्धि, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत करती है, एंजाइम तथा हार्मोन का निर्माण करती है, रक्त की पीएच का नियंत्रण करती है, एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा का कार्य करती है। ये सब प्रोटीन के कार्य हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। तो 15 में आपसे पादप कोशिका का नामांकित चित्र पूछा गया है। तो ऐसा चित्र आपको बनाना है और नाम लिख देना है। और आपको जंतु कोशिका का अच्छा चित्र बनाना आता है तो आप जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना दीजिए, आपकी इच्छा है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। 16 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया वो आपको बताते हैं हम। 16 में आपसे पूछा गया है संरचना व आनुवंशिक पदार्थ के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब वायरस का संक्षिप्त विवरण
दीजिए और वायरस से होने वाले रोगों के बारे में बताइए। ये आपसे पूछा गया है। वायरस की कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। यह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के बने होते हैं जिसे विरियन कहते हैं। विषाणु का बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है जो कैप्सिड कहलाता है। यह छोटी छोटी उप इकाइयों का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड के अंदर विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए होता है। कभी भी डीएनए तथा आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। कुछ विषाणुओं में कैप्सिड के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं लिपिड का बना होता है। वायरस से होने वाले रोग चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, मम्प्स व एड्स आदि हैं। ये वायरस से होने वाले रोग हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। 17 में आपसे पूछा गया है शैवालों का आर्थिक महत्व लिखिए। तो इसमें पहला महत्व है आपका औद्योगिक रूप से अगर अगर का उत्पादन लाल शैवालों से किया जाता है। नंबर 2, इनका उपयोग लाक्जेटिव कारक व इमल्सिफाइंग के रूप में दवाइयाँ और सिरप बनाने में किया जाता है। नंबर 3, कुछ शैवालों का उपयोग खाद्य पदार्थों के अलावा आइसक्रीम, चीज व सलाद बनाने में किया जाता है। कुछ शैवालों का उपयोग टॉफ़ी और चॉकलेट उद्योग में किया जाता है। लाल शैवाल से प्राप्त अगर अगर का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के लिए किया जाता है। यह शैवालों के आर्थिक महत्व हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। 18 में आपसे पूछा गया है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखिए। तो यह आद्य कोशिका है। इसका आकार प्रायः 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है और यह विकसित कोशिका है। इसका आकार प्रायः 5 से 100 मिली माइक्रोन होता है। यह मिली माइक्रोन लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है या पाया जाता है तो कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। कोशिका विभाजन विखंडन मुकुलन द्वारा होता है। कोशिका विभाजन माइटोसिस और मियोसिस द्वारा होता है। इसे आप अच्छे से लिख लें और एक दो अंतर आपको और बता देते हैं। अगर आपको यह अंतर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो दूसरे भी बता सकते हैं आपको, वो भी वो लिख देना आप। वैसे यह काफ़ी है, आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 19। इसका उत्तर क्या है देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन व समसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। अर्धसूत्री विभाजन व समसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए।
ये आपको लिखना है। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है, समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं ही बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेस अवस्था लंबी होती है, सूत्री विभाजन की प्रोफेस अवस्था छोटी होती है। इस तरह यह आपका अंतर हो गया है। आप सभी को हमने सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कक्षा 12 के जीव विज्ञान के लिए भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पर पूरा जीव विज्ञान बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।